हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको एचपीएससी का प्रैक्टिस पेपर करवाने वाले हैं मैथमेटिक्स का। इससे पहले हमने आपके लिए दो वीडियो बना दी हैं जिसमें हमने सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट कर दिया है और आज की क्लास में हम सेक्शन सी करेंगे जिसमें आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले अगर आपको सेक्शन ए सेक्शन बी देखना है तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखिए जरूर, ठीक है ना। उसमें आपको सेक्शन ए सेक्शन बी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी है आपका, जिसके अंदर आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखिए सही से समझिए पहले क्वेश्चन को और आराम से फिर करिए उसे। पहले क्वेश्चन क्लियर तरीके से समझ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए ऑफ ऑर्डर पेयर of positive integer defined by xy relate to uv। ठीक है, और if and only if xv equal to yu show that r is an equivalence relation। ठीक है भाई, रिलेशन वाले चैप्टर से आ गया है क्वेश्चन। थोड़ा सा अटपटा है, आपको समझ में आने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, और पेपर में अगर आ गया तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपके पास तीनों रिलेशन होने चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं करूंगा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि एक्स वाई का जो रिलेशन है वो यू और वी के साथ बन रहा है, और फिर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है एक्स वी इक्वल टू वाई यू। मतलब किस प्रकार से आ रहा है, देखो एक्स को वी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और वाई को यू के साथ, मतलब फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से और सेकंड वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर कर आपका आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि ए और ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर हमने एक्स वाई रखा, उसका रिलेशन हमने एक्स वाई के साथ ही देखा। ठीक है, एक्स वाई का रिलेशन एक्स वाई के साथ देखा, तो हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट वाले को लास्ट से और सेकंड वाले को थर्ड से, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल टू किसके बराबर, वाई एक्स के। तो बताओ एक्स वाई और वाई एक्स बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव फंक्शन। ठीक, ये हो गया रिफ्लेक्सिव के लिए। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है कि ए बी का रिलेशन अगर होगा देन बी ए का भी रिलेशन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए, ऐसी कंडीशन होती है। बट यहां पर थोड़ा सा अलग है। अब हम क्या करेंगे कि एक्स वाई रिलेट टू किससे थी, यू वी से, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, एक्स वी इक्वल टू वाई यू। ये कंडीशन पहले आ रही थी। अब इसका उल्टा कर दो, यू वी को इधर ले लो और एक्स वाई को इधर, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट वाले को हम किससे कर रहे थे, लास्ट से, और सेकंड वाले को किससे कर रहे थे, थर्ड से। तो u को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वाई हो जाएगा, यू वाई इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अब ऊपर वाली कंडीशन को और नीचे वाली कंडीशन को देखो, दोनों सेम है कि नहीं है। इधर क्या है, यू वाई, देखो इधर क्या था कि एक्स वी किसके बराबर था, वाई यू के, और जब हमने इसको उल्टा कर दिया तो यू वाई जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, और वी एक्स के बराबर जो यहाँ था यहाँ आ गया। तो मतलब ये कंडीशन इक्वल थी, तो ये कंडीशन भी क्या है, इक्वल है। तो मतलब कह सकते हैं हम कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा। बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा अलग है, ट्रांजिटिव को देखते हैं। देखो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है कि ए बी का रिलेशन होना चाहिए, फिर बी सी का रिलेशन होना चाहिए। इन दोनों के बाद फिर हम ये देखेंगे कि ए और सी का रिलेशन है या नहीं है। इसको चेक करते हैं, अगर ये होता है तो वो ट्रांजिटिव होती है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होती। तो करना क्या है आपको, देखो बहुत ही ध्यान से करना है। कंडीशन क्या थी,
कि एक्स वाई, पहली कंडीशन कर रहे हैं एक्स वाई रिलेट टू यू वी, तो कंडीशन आती थी हमारी एक्स वी इक्वल टू वाई यू, ये पहली कंडीशन होगी। अब ऐसा समझिए कि ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, ए और बी का रिलेशन आ गया। अब बी और सी का लेना है, तो बी ये हो जाएगा यू वी, उसका रिलेशन हम देख लेंगे किसी और चीज़ के साथ, यानी कि ए बी के साथ, ठीक है, जो सी हो जाएगा। तो अगर इसका रिलेशन निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो यू वी इक्वल हो जाएगा वी ए, तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको थर्ड कंडीशन निकालनी है, और थर्ड कंडीशन के अनुसार जब इन दोनों का रिलेशन आ जाता है तो जो पहला वाला टर्म होता है यानी कि एक्स वाई, उसका रिलेशन देखते हैं हम लास्ट वाले टर्म से यानी कि ए बी से। बात समझ में आ रही है? तो इसको देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स बी, और इसको देखेंगे तो वाई ए, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में से u की वैल्यू निकालनी है। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ए अपॉन में b, u की b नीचे आ जाएगा ना वी ए के नीचे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपके लिए थर्ड। तो अब क्या करना है, देखो आपको क्या करना है कि इस थर्ड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट वाली क्या है, एक्स वी इक्वल टू वाई यू, एक्स वी इक्वल टू वाई यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी ए अपॉन में बी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, तो एक्स बी हो जाएगा, और ये वाई ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई ए हो जाएगा। तो देखो कंडीशन क्या आ गई, एक्स बी इक्वल टू में वाई ए, क्या आ रही थी ये, एक्स बी इक्वल टू में वाई ए, यानी कि फोर्थ जो इक्वेशन है वो हमारी क्या थी, सही थी। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद थर्ड कंडीशन भी क्या हो रही है, उसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन आपकी ट्रांजिटिव भी कहलाएगी। अगर ये तीनों कंडीशन है तो इसका मतलब कह सकते हैं देन एफ एक्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रही है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्वेश्चन कह रहा है कि cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन में 65। 27 ये है आपका, इसका और कई पार्ट है, ठीक है भाई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है कि किसी एक में कन्वर्ट कर देना होता है दोनों वैल्यू को। यहाँ पर साइन में आ रखा है तो साइन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, कॉस इनवर्स 12/13 का मतलब हो गया, देखो आपने 10th क्लास में सीखा था कि कॉस के जो रेशियो होते हैं वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर निकालो, परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करोगे आप, पाइथागोरस का रूल है ना। पाइथागोरस का रूल क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारे पास है कितना, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर निकालना है, और बी स्क्वायर भी हमारे पास है 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू में पी स्क्वायर इक्वल प्लस का 144, ये इधर आ जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25, तो जो की वैल्यू आ जाएगी पी की 5, ठीक है। तो पी की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम किसको ले रहे हैं, LHS को ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो cos 12/13 की जगह हम लिख सकते हैं साइन, देखो 12/13 था तो b अपॉन एच था, अब हमें क्या चाहिए p अपॉन एच, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपके पास 5 और हाइपोटेन्यूज है आपके पास 13, तो मतलब cos 12/13 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा जो कि है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। याद रखना इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखना है बिल्कुल। अब इसी फॉर्मूले को पुट करते हैं
तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x की जगह पर लिख देंगे 5/13 अंडर रूट 1 माइनस वाई की जगह पर लिख देंगे 3/5। 3/5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो इसे लिख देंगे 9/25 प्लस y की जगह पर 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 5/13 यानी कि 25/169। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। साइन इनवर्स अभी हो जाएगा 5/13 मल्टीप्लाई बाय, देखो 25 में से 9 माइनस हो गया तो 16 हो गया, और 16 का रूट कितना होता है 4, और 25 का रूट कितना होता है 5। बात समझ में आ रही है, एलसीएम लेके काट देना आप बस। प्लस ऐसे ही 3/5 मल्टीप्लाई बाय 169 माइनस 25 144, 144 का रूट कितना होता है 12, और 169 का होता है 13। ये कट गया। अब आगे देखिए, साइन इनवर्स ये हो गया आपका 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 5 चौक 20 अपन में 65 प्लस 12 या 36 अपन में 65। ठीक है, तो साइन इनवर्स, अब देखो एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा, 65 आ जाएगा, और ये 20 और 36 कितना हो जाएगा 56। तो ये आ गया ना आरएचएस के बराबर, है कि नहीं। क्या लाना था, देखो आपको लाना भी था क्या, साइन इनवर्स 56 अपन में 65। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। बस एक दिक्कत ये थी कि आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकती है। आप फॉर्मूले याद रखें, फॉर्मूले याद रखोगे तो क्वेश्चन ईजिली तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ एक्स की वैल्यू ये सारी दे रखी है, तो शो दैट एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इसमें आ गया है। ठीक है, चलिए करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा इधर, 27 क्वेश्चन है। एफ एक्स दे रखा है आपको, मैट्रिक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1। क्या प्रूफ करना है आपको, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये प्रूफ करना है। ठीक है भाई, ये वैल्यू दे रखिए, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस में क्या चाहिए हमें, एफ एक्स इंटू एफ वाई। आराम से करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। हड़बड़ाहट करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स तो यही है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो आपने एफ एक्स रखा था तो यहाँ सब जगह एक्स था, अब एफ वाई चाहिए तो हर जगह क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो एफ वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब आपको बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस तरीके से, पहले इस वाली वैल्यू को इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे ना, पहले खत्म हो जाएगा तीनों से, फिर दूसरे को लेंगे, फिर तीनों से करेंगे, फिर तीसरों को लेंगे, तीनों से करेंगे। इस तरीके से आप क्या करते हो, इसमें मल्टीप्लाई करते हो। तो कॉस को कॉस से करा तो कॉस एक्स कॉस वाई, फिर बीच में आता है प्लस, यहाँ है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा। 0 को 0 से करा 0 हो जाएगा। फिर कॉस को इससे करा तो माइनस का कॉस एक्स इंटू में साइन वाई, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो माइनस का आ गया। ठीक है, बीच में आता है प्लस, अब ये माइनस का है और ये प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, 0 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। फिर इसको कॉस को इससे करेंगे 0 आ जाएगा, साइन को इससे करेंगे 0 आ जाएगा, और 0 को इससे करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अगला साइन को कॉस से करा तो साइन कॉस, बीच में आता है प्लस, कॉस को इससे करा तो प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, और इसको इससे करा तो 0। फिर साइन को इससे करा तो माइनस है तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई,
क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। कॉस को इससे करा तो प्लस है तो बीच में, तो कॉस एक्स कॉस वाई, और ज़ीरो को फिर इससे ज़ीरो से करा तो ज़ीरो, ठीक है। फिर ज़ीरो को इससे करा तो ज़ीरो, ज़ीरो को इससे करा ज़ीरो, इससे करा ज़ीरो, ये ज़ीरो ही आ जाएगा। फिर ज़ीरो को इससे करा ज़ीरो, इससे करा ज़ीरो, और इसको इससे करा तो ज़ीरो। ज़ीरो को ज़ीरो से करा ज़ीरो, ज़ीरो को ज़ीरो से करा ज़ीरो, और वन को वन से करा तो वन। इस तरीके से ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले याद रखने हैं। देखो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ इसमें। कॉस एक्स माइनस वाई का क्या होता है? फॉर्मूला यही रहता है, बस क्या होता है बीच में जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई का क्या होता है? या एक्स प्लस वाई का लिख लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। माइनस होगा तो बस क्या होगा, बीच में साइन चेंज हो जाएगा और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो कंसेप्ट आ रखा है हमारा, इसको चेक करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस का कम है, बट ध्यान से देखना। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है? कॉस एक्स प्लस वाई का। तो इसके जगह लिख देंगे हम कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और फिर अगला क्या है, इसमें क्या है, देखो माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। अगर ये माइनस बाहर आ जाएगा तो इस पर ब्रैकेट लग जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बच जाएगा? माइनस कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। किसका फॉर्मूला है? देखो कॉस एक्स साइन वाई, ये रहा कॉस एक्स साइन वाई प्लस का साइन एक्स कॉस वाई, किसका फॉर्मूला बन रहा है? साइन एक्स प्लस वाई का। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। इसकी जगह तो जीरो ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, किसका फॉर्मूला बन रहा है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई का ही बन रहा है फॉर्मूला, ठीक है भाई। नेक्स्ट, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ध्यान रखना है कि कॉस एक्स पहले प्लस वाला देखना है ना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है? एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का। और ये क्या है? ज़ीरो, और ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये वन, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर वन, मतलब इक्वेशन नंबर वन है ना, इसको नोट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर वन। ये हो गया हमारा LHS। अब हमें इसको RHS के बराबर प्रूफ करना है, मतलब RHS को इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या था हमारे पास? एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ एक्स प्लस वाई तो निकालना है हमें। अब देखो एफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर x था वहाँ अब x प्लस वाई हो जाएगा, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर क्या है cos x, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई। यहाँ क्या है माइनस का साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस वाई, और ये ज़ीरो। अगला है साइन x, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई, ये हो जाएगा cos x प्लस वाई, और ये हो जाएगा ज़ीरो, और ये हो जाएगा 0 0 1। ये आपका आ गया RHS। अब ये चेक करो कि RHS और LHS बराबर है या नहीं है, चेक करो। cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, ठीक है ना, 0 0। फिर साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1 0 0 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, LHS को आपने प्रूफ कर दिया किसके बराबर? RHS के बराबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, NCERT का था और बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं क्यों हो जाता है, बट ज़्यादातर इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए आप, इन फॉर्मूलों को नोट कर लेना, ठीक है ना, बहुत काम आएंगे आपके। क्वेश्चन है cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x। इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या कह रहा था? cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें लॉग लगाना होता है बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log cos x की पावर y इक्वल टू log cos y की पावर x। कैसे समझ में आया कि लॉग लगाना है? वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल हो तो आपको लॉग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा
कि log m की पावर n होता है, यानी पावर में होता है, तो ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हो जाएगा n log m। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा y log cos x इक्वल टू x log cos y। ठीक है, क्या कर देना है आपको, डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अलग अलग करेंगे, इसको u इंटू v मानेंगे, ये u हो जाएगा। ठीक है, और ये v हो जाएगा, ये u है और ये v है। ऐसे इसमें ये u है और ये v है ना, मल्टीप्लाई आएगा बीच में। तो u इंटू v का रूल क्या होता था हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं, u v का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, u का डेरिवेटिव v प्लस u v डेरिवेटिव। सब बच्चों को पता होगा, ये बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है। तो u का डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव पहले होगा log cos x प्लस y को एज इट इज़ रख देंगे log cos x का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इक्वल टू इस तरफ से इसमें भी ऐसी फॉर्मूला हो जाएगा, x का डेरिवेट करेंगे और log cos y को एज इट इज़ प्लस और x को एज इट इज़ रखेंगे और log cos y का डेरिवेटिव। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि आपको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और इसमें आंसर क्या लाना होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। बच्चा कन्फ्यूज रहता है कि आंसर क्या लाएं, भाई डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में log cos x प्लस वाई, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ठीक है, अब log का डेरिवेटिव तो कर दिया, बट अब बेस का भी करेंगे, यानी कि थीटा का भी करेंगे। ठीक है ना, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, इक्वल टू x का तो 1 हो जाएगा और ये log cos y एज इट इज़ प्लस, और फिर ये हो जाएगा x और log y का log cos y का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में cos y, और cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और फिर y का भी करेंगे। देखो यहाँ पर 3 चीज़ें आ रही हैं, log cos और y। ठीक है ना, तो y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब क्या करना है आपको कि डी वाई अपॉन डी एक्स वाली चीज़ों को ना एक तरफ लाना है। ठीक है, तो एक तरफ ले आओ, ये डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में log cos x, और ये वाली चीज़ें उधर चली जाएंगी। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ इधर ला रहे हैं हम, तो देखो क्या है, x है और ये माइनस का था, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, साइन y अपन में cos y क्या हो जाएगा, tan y, तो ये हो जाएगा x tan y, और मल्टीप्लाई में डी वाई अपन में डी एक्स। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट था, x ये है और ये हो जाएगा tan, और सिंपल ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर भी ये क्या है, log cos y, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो माइनस की है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, साइन अपॉन कॉस ये भी क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो y tan x। ठीक है, अब इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, log cos x प्लस x tan y इक्वल टू, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, प्लस y tan x। ठीक है, अब क्या करना है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए इसको नीचे ले जाओ, बस हो गया काम। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में log cos y प्लस y tan x। ठीक है, और डिवाइड में ये log cos x प्लस का x tan y, और ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ध्यान क्या रखना है कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए आपके पास तो आपको यूज़ करना है log बोथ साइड। ठीक है, और फिर उसको डेरिवेट कर देना है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x प्लस का 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कौन से इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ये निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस वैल्यू का है, यानी कि जो फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, ताकि आपको पॉइंट्स पता चल जाएं। तो f' निकालेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 6x²। डेरिवेट करना सबको आता होगा, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो ये ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का 18x माइनस का 12। अब क्या है कि इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, देखो अब क्या करना है, ये जो f' होता है उसकी वैल्यू को 0 रख देते हैं। देखो -6 इसमें सब में से कॉमन है, तो -6 कॉमन लिया तो ये बचेगा x² प्लस का
6 से कितने बार में, 3 बार में, और ये प्लस प्लस हो जाएगा ना, माइनस कॉमन आ गया तो 6 से 2 बार में, 6 इधर आ जाएगा 0 के पास हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए क्या करना होता है कि देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, तो प्लस करके तो 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 2, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करके 3 और मल्टीप्लाई करके 2, माइनस होता तो माइनस करके, तो प्लस करके 3 तो 2 + 1 से ही आएगा और मल्टीप्लाई करके 2 2 + 1 से ही आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, अब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस का x प्लस 2, दोनों में कॉमन देखते हैं, इस दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो बचेगा क्या x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन क्या है प्लस का 1, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो +1, तो x प्लस 2, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगे तो कॉमन आ जाएगा x प्लस 2, बचेगा क्या x और 1, यानी कि x प्लस 1 आपको बचेगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई आपकी, x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू -2, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू -1। तो दो वैल्यू आ गई। अब आपके पास ना इंटरवल बन रहे हैं, देखो ध्यान क्या रखना है आपको, आपका -∞ से लेकर पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक जाता है काम। ठीक है, अब वैल्यू क्या है, -2 और -1, बड़ा कौन सा है, बड़ी वैल्यू ये है और छोटी वैल्यू ये है, तो -2 की माइनस की तरफ ये आएगी, फिर -1 आएगा। ठीक है, और फिर ये रहेगा। तो आपके इंटरवल कितने बन रहे हैं, 3, 1 2 और 3, यानी कि -∞ से लेकर -2 का एक इंटरवल बन रहा है, फिर -2 से लेकर -1 का, और फिर -1 से लेकर इन्फिनिटी तक का इंटरवल बन रहा है। बात समझ आ रही है। अब क्या करना है आपको, अब ये चेक करना है कि ये जो इंटरवल है इन सब पे आपका किस पर इंक्रीजिंग है और किस पर डिक्रीजिंग है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। करना क्या होता है, देखो आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ये जो आपका फैक्टर आएंगे ना, इसमें पुट करके देखना है। पहला कंसेप्ट रखते हैं -∞ से लेकर -2, एज्यूम करो -∞ से लेकर -2, मतलब इसके बीच की कोई संख्या, मतलब -5 ले लो। अब देखो एज्यूम करो कि -5 रख रहे हो आप, ठीक है, तो -5 अगर इसमें रखोगे तो क्या आएगा, -5 + 2 क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ -5 रखोगे तो भी ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि -5 + 1 कितना होता है, -4, तो ये भी नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये इंक्रीजिंग है। बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो ये इंक्रीजिंग है, तो मतलब इस वाले इंटरवल पर ये इंक्रीजिंग है। अब देखो अगले में क्या करना है कि -2 और -1 के बीच में कोई संख्या रखनी है, तो -2 और -1 के बीच में हम एज्यूम कर लेते हैं -1.5, ठीक है ना। तो आप x की वैल्यू क्या रख रहे हो, -1.5। अब देखो -1.5 रखोगे यहाँ पर, -1.5 प्लस का 2, तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू पहली तो, है ना। और दूसरी क्या आएगी, माइनस रखोगे 1.5 और प्लस का 1, तो वैल्यू तो माइनस की बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ माइनस आएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीजिंग है। और ध्यान रखना है आपको, पहला अगर इंक्रीज आ रहा है तो दूसरा डिक्रीज आएगा, ठीक है ना, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अगले में क्या है कि कुछ भी रख लो, -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू, ठीक है ना। तो -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एज्यूम कर लेते हैं 5 रख लेते हैं, कोई बात नहीं, x की वैल्यू 5 रख लेते हैं। x की वैल्यू 5 रखेंगे ये भी पॉजिटिव रहेगा, और x की वैल्यू 5 रखेंगे ये भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो पहला इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा इंक्रीज। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन करना है आपको 4x + 1 √2x² + x - 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। देखो नीचे वाले को टी ऐड करोगे, ऊपर वाला वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन ज़्यादा कोई टफ नहीं है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। इंटीग्रेशन करना है आपको 4x + 1 √2x² + x - 3 dx। नीचे वाले को टी ऐड करके देखो, है ना, अपने आप आ जाएगा ना। 2x² + x - 3 को टी ऐड कर देंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस का 1 = dt/dx। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ऊपर वाली कट जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर की कट गई तो 1/√, इसकी वैल्यू तो टी ऐड कर ली थी हमने। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए पहले ये ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस का। और वही सिंपल सा कंसेप्ट है, पावर प्लस हो जाएगी इसमें और डिवाइड में भी उतना आ जाएगा। t की वैल्यू ½ + 1/- ½ + 1 + c। इंटीग्रेशन t की वैल्यू 1/2/1/2
प्लस सी, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन 2 t की पावर हाफ प्लस सी। अब t क्या रखा था हमने, t की जो वैल्यू रखी थी वही रख देंगे, 2x² प्लस का x माइनस 3 की पावर हाफ प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, बस आपको ध्यान क्या रखना था, आपको ये चेक करना था कि नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेट ऊपर वाली वैल्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो बहुत ही सिंपल है, उसको टी लेट करो और आराम से क्वेश्चन को करो।